आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं अस्मिता वर्मा लखीमपुर से बात कर रही हूँ। अस्मिता जी, कार्यक्रम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में खेलेंगी। ये सेमीफाइनल अंतिम राउंड है हमारा, यानी चौथा सेमीफाइनल है। आपको बता दूं कि कोई भी प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित नहीं पूछा जाएगा। एक जीवन धारा यानी लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है 50 का 50%, ये गणित से है प्रश्न। 50 का 50% कितना होगा? आपके विकल्प है A 5, B 20, C 25 या फिर D 65। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, 20 या 25। 25। आपने कहा 25। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है 5 ककार का संबंध किस धर्म से है? आपके विकल्प हैं A पारसी धर्म से, B यहूदी धर्म से, C सिख धर्म से या विकल्प D मुस्लिम धर्म से। आपका समय शुरू होता है अब। पारसी। आपने कहा पारसी धर्म से। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 5 ककार यानी 5 के का संबंध है सिख धर्म से। इसमें पहला क होता है केस यानी बाल, दूसरा क होता है कंघा, तीसरा क कड़ा, चौथा करपान और पांचवा होता है कछहरा। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 4 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मोहित यादव बात कर रहे हैं, हरदा यूपी से। मोहित जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा इस अंतिम पड़ाव में आकर आपको कैसा लग रहा है? थोड़ी सी नर्वसनेस है, बाकी तो सही है क्योंकि 2 बार बाहर हो चुके हैं हम सेमीफाइनल से। हम उम्मीद करेंगे कि आज आप अपनी नर्वस को दूर करके बेहतर खेलेंगे और अपने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जी। आपको बता दूं कि कोई भी प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित नहीं पूछा जाएगा। एक जीवन धारा आपके पास होगी। जी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है वन डे वंडर ये किस क्रिकेटर की किताब है? आपके विकल्प है A कपिल देव, B भजनलाल शर्मा, C सुनील गावस्कर या फिर D BBS लक्ष्मण। आपका समय शुरू होता है अब। जी, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, सुनील गावस्कर या फिर BBS लक्ष्मण। सुनील गावस्कर। आपने कहा सुनील गावस्कर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ग विशेष 12 वर्षीय कैलेंडर का इस्तेमाल करता है
जिसमें प्रत्येक वर्ष का नाम किसी जानवर पर आधारित होता है। प्रश्न समझ में आ गया या दोहरा दूं? जी दोहरा दीजिए फिर से। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वर्ग विशेष 12 वर्षीय कैलेंडर का इस्तेमाल करता है जिसमें प्रत्येक वर्ष का नाम किसी जानवर विशेष पर होता है। आपके विकल्प हैं ए यहूदी समुदाय, बी चीनी समुदाय, सी पारसी समुदाय या फिर डी मलयालम समुदाय। आपका समय शुरू होता है अब। जी पारसी। आपने कहा पारसी समुदाय। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है चीनी समुदाय। चीनी समुदाय के जो वर्ष विशेष होते हैं उनका नाम जानवरों पर आधारित होता है। ड्रैगन वहां का फेमस एक जानवर है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 4 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? रूपाराम जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप बेहतर ढंग से खेलेंगे और सभी चारों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। आपको बता दूं कि कोई भी प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित नहीं पूछा जाएगा। एक जीवन धारा यानी लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो किसी भी अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। आपके विकल्प हैं ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी मेडागास्कर या फिर डी उपर्युक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। सभी। आपने कहा उपर्युक्त सभी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, मेडागास्कर, न्यूजीलैंड। दुनिया में कुल ऐसे 48 देश हैं जो अपनी सीमा किसी भी अन्य देश के साथ साझा नहीं करते। यहाँ पर स्थलीय सीमा की बात हो रही थी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील का क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए तुर्काना झील, बी सहारा झील, सी एटाकामा झील या फिर ऑप्शन डी थार झील। आपका समय शुरू होता है अब। थार झील। आपने कहा थार झील। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तुर्काना झील। तुर्काना झील दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 सेमीफाइनल राउंड 4। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं मूल रूप से जिला शाहजहांपुर का रहने वाला हूं। मैं वर्तमान में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय मोहान रोड लखनऊ में एमए परास्नातक पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। श्रवण जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है? सर, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर। हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई। बता दूं कि कोई भी प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर नहीं पूछा जाएगा। एक जीवन धारा आपके पास होगी। जी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में कौन सा देश है जिसने मार्च 2026 से स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आपके विकल्प है ए भारत, बी चीन,
सी जापान या डी दक्षिण कोरिया? आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, भारत या फिर दक्षिण कोरिया। सर दक्षिण कोरिया। आपने कहा दक्षिण कोरिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। मार्च 2026 से दक्षिण कोरिया में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लग जाएगा। दुनिया में सबसे अधिक ऑनलाइन लोग दक्षिण कोरिया में रहते हैं। यहाँ का लगभग 98% लोगों पर स्मार्टफोन है। इस वजह से उन लोगों ने बच्चों को मोबाइल फोन के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए ऐसा अधिनियम वो लेकर आए हैं और ये मार्च 2026 से लागू हो जाएगा। ये थी अतिरिक्त जानकारी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी का क्या नाम है, जो 2019-20 में बनाए गए हैं या नियुक्त किए गए हैं। आपके विकल्प हैं ए रामचंद्र दास, बी श्याम सुंदर दास, सी प्रेमानंद या फिर डी भगवान दास। आपका समय शुरू होता है अब। सर रामचंद्र दास। आपने कहा रामचंद्र दास। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। रामचंद्र दास जी जो जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी भविष्य में होंगे और इसकी घोषणा 2019-20 में उन्होंने कर दी है। रामभद्राचार्य जी का जन्म हुआ था 14 जनवरी 1950 को। वर्तमान में वे 75 वर्ष की आयु के हो चुके हैं। ये थी अतिरिक्त जानकारी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय सिनेमा के इतिहास में 600 से भी अधिक फिल्मों में नायक की भूमिका निभाकर किस अभिनेता ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आपके विकल्प हैं ए ब्रह्मानंदम, बी प्रेम नजीर, सी राजेश खन्ना या फिर डी शाहरुख खान। आपका समय शुरू होता है अब। सर राजेश खन्ना। आपने कहा राजेश खन्ना। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेम नजीर। इन्होंने 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 720 फिल्मों में जो है नायक अभिनेता की भूमिका निभाई है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। जी सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 4 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं रितेश यूपी गोरखपुर से बात कर रहा हूँ सर। रितेश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कार्यक्रम में प्रतिभाग करके आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। इससे हमारा पढ़ाई का भी तैयारी हो जाता है सर। स्टडी बहुत अच्छा चलता है, इसके अनुसार बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप आज अपनी पूरी शक्ति के साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। यस सर। बता दूं कि कोई भी प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित नहीं पूछा जाएगा। एक जीवन धारा आपके पास होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है क्रिकेट वर्ल्ड कप 1999 में एकमात्र भारतीय अंपायर कौन थे। आपके विकल्प हैं ए एस वेंकट राघवन, बी आर चाको योसफ, सी वी यसाया या फिर डी सुनील कुमार क्षेत्री। आपका समय शुरू होता है आप। जी सर क्वेश्चन 1999 है ना सर? जी जी 1999 बिल्कुल। लाइफ लाइन सर। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका आर चाको योसफ और दूसरा है एस वेंकट राघवन। सर हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन। आपने कहा एस वेंकट राघवन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। एस वेंकट राघवन एकमात्र भारतीय अंपायर थे जो वर्ल्ड क्रिकेट 1999 में
अंपायरिंग कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक चुनाव हारने का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के पास है। आपके विकल्प है ए लालू प्रसाद यादव, बी मायावती, सी पद्मराजन या फिर ऑप्शन डी सुनील बेहरा। आपका समय शुरू होता है अब। समय जारी है। सर मायावती। आपने कहा मायावती। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्मराजन। पद्मराजन जी अपने जीवन में अब तक 239 बार चुनाव हार चुके हैं। ये निर्दलीय व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ते हैं। ये कई प्रधानमंत्रियों के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं और अब तक चुनाव हारने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 4 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मेरा नाम हिमांशु गिरी है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। रहने वाला मैं आजमगढ़ का हूँ। वर्तमान में लखनऊ में अध्ययनरत हूँ। हिमांशु जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और फाइनल तक पहुंचने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जी सर। आपको बता दूं कि कोई भी प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित नहीं पूछा जाएगा। एक जीवन धारा आपके पास उपलब्ध होगी। जी सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है विश्व में प्राकृतिक नाइट्रेट का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है। आपके विकल्प हैं ए चाइना, बी भारत, सी अमेरिका या डी चिली। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन डी चिली। आपने कहा ऑप्शन डी चिली। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्राकृतिक नाइट्रेट का उत्पादन सबसे अधिक चिली में होता है, जबकि कृत्रिम नाइट्रेट का उत्पादन सबसे अधिक चाइना में होता है। नाइट्रेट जो है वो फर्टिलाइजर बनाने के लिए यानी उर्वरक में काम लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया। आपके विकल्प हैं ए 11 अगस्त, बी 17 अगस्त, सी 19 अगस्त या डी 16 अगस्त। आपका समय शुरू होता है अब। सर 19 अगस्त। आपने कहा 19 अगस्त। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार किस अखबार में प्रकाशित हुआ था या पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आपके विकल्प हैं ए आनंद मठ पत्रिका, बी। एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन सर। प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किस अखबार में पहली बार आया। आपके विकल्प हैं ए आनंद मठ पत्रिका, बी तत्वबोधिनी पत्रिका, सी व्हील पत्रिका या विकल्प डी रैया वशुखा पत्रिका। सर तत्वबोधिनी पत्रिका में। आपने कहा तत्वबोधिनी पत्रिका। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1911 में इस जनगणमन राष्ट्रगान को गाया गया था और 1912 में ये तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। श्रोताओं, यहाँ पर एक छोटा सा विराम है।
और इस विराम में हिमांशु जी के लिए सूचना है, इन्होंने अपना तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए 20 सेकंड से भी अधिक का समय लिया है। हिमांशु जी, आपके 2 प्रश्नों को स्वीकार करते हुए आपके तीसरे प्रश्न को अमान्य घोषित किया जाता है। आपका आकलन अन्य प्रतिभागियों के साथ आपके 2 प्रश्नों के सही उत्तर के आधार पर होगा। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 4 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते सर, मैं दीपू यादव उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले से बात कर रहा हूँ। दीपू जी, मैं जानना चाहूंगा कार्यक्रम में शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम उम्मीद करेंगे कि आज आप पूरा प्रयास करेंगे कि फाइनल में पहुंच सकें। यस सर। आपको बता दूं कि कोई भी प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित नहीं पूछा जाएगा। एक जीवन रेखा आपके पास उपलब्ध होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में पहली बार खाकी वर्दी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? आपके विकल्प हैं ए 1833-34, बी 1841-42, सी 1847-48 या फिर डी 1852-53। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1847। आपने कहा 1847? यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत में 1847-48 के मध्य खाकी वर्दी को अपनाया गया था। ये भारत में पुलिस की वर्दी होती है। इस वर्दी को इसलिए अपनाया गया था क्योंकि गंदगी यानी मैल के प्रति ये बहुत अच्छी होती है। इसमें किसी भी प्रकार का मैल या अन्य जो बैक्टीरिया है वो नहीं दिखाई देते। ये थी अतिरिक्त जानकारी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है किताब राग द्रवारी के रचयिता कौन है? आपके विकल्प हैं ए विष्णु दिगंबर भातखंडे, बी श्रीलाल शुक्ल, सी रेणु गोपाल या ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। आपका समय शुरू होता है अब। श्रीलाल शुक्ल वाला लग रहा था। आपने कहा श्रीलाल शुक्ल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 1968 में श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी किताब को लिखा था। आपको बता दूं कि इस किताब में स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में जो पतन हो रहा है उस पर इसमें टीका टिप्पणियां या व्यंग्य किया गया था। आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या आप इस बात को जानते हैं? जानते तो नहीं सर। आपको बताना है इसमें वर्तमान में परिवार की संख्या कितनी है या फिर कितने लोग हैं परिवार में। आपके विकल्प है ए 10 परिवार हैं जिनमें कुल 56 लोग हैं, बी 7 परिवार हैं जिनमें कुल 47 लोग हैं, सी 4 परिवार हैं जिनमें कुल 27 लोग हैं या फिर डी 4 परिवार हैं जिसमें कुल 21 लोग हैं। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन रिपीट कर दीजिए सर। ऑप्शन रिपीट कर देता हूँ, समय जारी है आपका। 10 परिवार 56 लोग, 7 परिवार लगभग 35 लोग, 4 परिवार 27 लोग और 4 परिवार 21 लोग। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 विकल्प, 4 परिवार 27 लोग या फिर 4 परिवार 21 लोग। 4 परिवार 27 लोग। आपने कहा 4 परिवार 27 लोग। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 4 परिवार और 27 लोग हैं अभी तक की जो जनगणना है उसके अनुसार। श्रोताओं, यहाँ पर एक बार फिर से छोटा सा विराम है और इस विराम में दीपू जी के लिए सूचना है। दीपू जी, आपने तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए
15 सेकंड से अधिक का समय लिया है, इसलिए आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर को अमान्य घोषित किया जाता है। आपका आकलन अन्य प्रतिभागियों द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर किया जाएगा। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 4 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं फरीदाबाद हरियाणा से बात कर रही हूँ। लक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि कार्यक्रम का हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है? सर मैं बहुत ही अपने आप में बहुत बेस्ट फील कर रही हूँ और बहुत खुशी सा हो रहा है। जानकर खुशी हुई। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में जो सेमीफाइनल राउंड है, कोई भी प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित नहीं पूछा जाएगा। एक जीवन धारा आपके पास उपलब्ध होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है स्क्रू वॉर्म बैक्टीरिया जो आमतौर पर मनुष्य का मांस खाने के लिए प्रसिद्ध है, इसकी पुष्टि कौन से देशों में हुई है? आपके विकल्प हैं ए भारत श्रीलंका, बी पाकिस्तान अफगानिस्तान, सी अमेरिका मैक्सिको या फिर डी चिली अर्जेंटीना। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन दे दीजिए मुझे। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, अमेरिका मैक्सिको या फिर भारत श्रीलंका। सर अमेरिका मैक्सिको। आपने कहा अमेरिका मैक्सिको। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। स्क्रू वॉर्म बैक्टीरिया अमेरिका और मैक्सिको में अभी मानव में इसकी पुष्टि हुई है। इसकी जो मादा होती है वो जो मनुष्य में जो घाव हो जाता है, उस घाव में अपने बच्चों को जन्म देती है। यानी गर्म खून में जो मादा है वो बच्चों को जन्म देती है। जैसे ही वो घाव भर जाता है और बच्चों का लार्वा जब बैक्टीरिया में कन्वर्ट होने लगता है, तो वो उस भरे हुए घाव को मतलब खाकर बड़े होते हैं और फिर वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये थी अतिरिक्त जानकारी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है इनमें से लाहौर के एक संत मियां मीर ने किस धार्मिक स्थान की नींव रखी थी? आपके विकल्प है ए हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर, बी ऑप्शन है जामा मस्जिद, सी ऑप्शन है लाल किला और डी ऑप्शन है चार मीनार। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन डी चार मीनार। आपने कहा ऑप्शन डी चार मीनार। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वर्ण मंदिर। प्रश्न में ही उत्तर छिपा था। प्रश्न पूछा गया था कि धार्मिक स्थान आपको बताना है, तो इनमें से दो ही धार्मिक स्थान थे, जामा मस्जिद और स्वर्ण मंदिर। चार मीनार धार्मिक स्थान नहीं है। आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फिलहाल अफसोस, आपने एक प्रश्न का उत्तर दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 सेमीफाइनल राउंड 4। दोस्तों, यहाँ पर मैच टाई हो गया है श्रवण, दीपू और हिमांशु जी के मध्य। इनसे मैंने पहला प्रश्न पूछा था कि गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं। इसका किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। सही उत्तर है 24 अक्षर होते हैं जो 3 पादों में विभाजित होते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान में कौन से संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत नहीं होते हैं। इस प्रश्न का भी उत्तर किसी ने नहीं दिया। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 3, यानी किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, उसके आकार में परिवर्तन या फिर उसके नाम में परिवर्तन। यह 368 के तहत नहीं होता, अनुच्छेद 3 के तहत होता है। तीसरा प्रश्न मैंने पूछा था यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया दीपू ने। इन्होंने बताया 1926, जो बिल्कुल सही है। फिर मैंने एक और प्रश्न इन लोगों से पूछा था, भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को परमाणु शक्ति की संज्ञा दी थी। इसका सही उत्तर दिया हिमांशु जी ने।
इन्होंने बताया अनुच्छेद 142, जो बिल्कुल सही है। दोस्तों, आज के हमारे पहले फाइनलिस्ट हैं दीपू और दूसरे फाइनलिस्ट हैं हिमांशु। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।